है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। सनोवर अपने पति अब्बास को अपने पिता ईसा भाई की परेशानी के बारे में बताती है और उससे ये भी कहती है कि ईसा भाई की परेशानी की वजह ग्रोवर है। अब्बास और सनोवर इस बारे में अब्बास के पिता अहमद भाई से बात करते हैं। अहमद भाई को ग्रोवर पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे मिलने जाता है और 50 लाख रुपए की वो गारंटी कैंसिल कर देने की खबर देता है जो उसके बैंक ने ग्रोवर की एक बिजनेस डील में दे रखी थी। ग्रोवर परेशान होकर ठाकुर से कहता है कि वो अपने बैंक की दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो ईसा भाई से माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। भूरे महाराज और परदेसी को यकीन है कि प्रगति एक न एक दिन ठाकुर परिवार को मार देगी। अब आगे। बोलो ग्रोवर सेठ, क्या बात? तुम खड़े क्यों हो? आप बैठो। नहीं ईसा भाई, मैं आपके सामने बैठने के लायक नहीं रहा। जब से मैंने आपके साथ बदसलूकी की है, मैं अपनी नजरों से खुद ही गिर गया हूं। तो आपसे माफी मांगने आया ईसा भाई। मत माफ करना इस कमीने को ईसा भाई। मूसा, तू चुप कर जा। बोलो ग्रोवर सेठ, बोलो। ईसा भाई, अहमद साहब ने मुझे चेतावनी दी है कि मैं आपसे माफी मांगूं, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने चला आया। ईसा भाई, अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो आप अहमद साहब को फोन कर दीजिएगा, वरना मेरी बैंक की गारंटी कैंसिल हो जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा ईसा भाई, मैं आपके पांव पड़ता हूं। अरे अरे ग्रोवर सेठ, उठो उठो। नहीं ईसा भाई, पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। माफ तो अब तुम्हें अल्लाह ही करेगा, मगर इतना जरूर है कि मैं तुमसे अपनी कोई दुश्मनी नहीं निकालूंगा। तो ईसा भाई, आप अहमद भाई को फोन कर दीजिएगा कि आपने मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं फोन कर दूंगा, मगर तुम पहले उठो तो सही भाई। ईसा भाई, आप इंसान नहीं, फरिश्ते हो। आज के बाद आप जब भी चाहो मेरी दुकान से माल ले सकते हो, वो भी कैश पर नहीं। मैं पूरा माल आपको क्रेडिट पर दूंगा। हाँ ईसा भाई। नहीं ग्रोवर सेठ, हमारा तुम्हारा क्रेडिट का रिश्ता अब खत्म हो गया। ये क्या कह रहे हो ईसा भाई? मैं ठीक कह रहा हूं। अब जब भी मैं तुम्हारी दुकान से माल उठाऊंगा तो क्रेडिट पर नहीं, कैश पर। मगर ईसा भाई, अब कोई अगर मगर नहीं। हाँ, आज से हमारा सारा काम कैश पेमेंट से होगा। ईसा भाई, ग्रोवर सेठ का यहाँ आना हम पर कोई मेहरबानी नहीं है। इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये मजबूर है। वैसे बुरों का दोस्त बुरा ही होता है। मगर मैंने तो ठाकुर से अपने सारे नाते तोड़ दिए। आदमी कंबल को छोड़ता है, कंबल आदमी को नहीं। अब छोड़ ना प्रगति बेटी, माफ कर दे इसे। इसे माफ कर? ईसा भाई, इसे माफ करना मतलब सांप को दूध पिलाने के बराबर है। ये हमसे माफी नहीं मांग रहा है, चाल चल रहा है। मतलब यहां से निकल जाने के बाद वो वापस अपनी असली औकात पर आ जाएगा। प्रगति 16 आने सच बोल रही है ईसा भाई। देखिए, मैं आप लोगों का गुनहगार हूं। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। आप उसकी जो भी सजा देंगे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। प्रगति बेटी, अब जब ये कह रहा है तो तू भी माफ कर देना इसे। ईसा भाई, अगर आप कहते हैं
तो ठीक है। बस ईसा भाई, अभी आप माल उठा लीजिए, वरना मेरी आत्मा पर बहुत बड़ा बोझ रह जाएगा। नहीं, पहले मैं अहमद भाई को फोन करूंगा, फिर आपकी दुकान से माल उठा दूंगा। अच्छा प्रगति जी, मैं चलता हूं। तो ऐसा करते हैं ग्रोवर सेठ, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। जी। आपकी दुकान से फोन कर लेंगे और वहां से माल भी उठा लेंगे। आइए। प्रगति बेटी, तब तक तुम कारीगरों का इंतजाम करो। हाँ जी। चलिए। आइए। बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक हो गया। एक काम करते हैं, आप दुकान खुलवाइए, मैं कामगर नगर चलती हूँ। ठीक है। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ इसमें से भी काम नहीं ले लेना भैया। भैया, अरे प्रगति बहन, कौनो नई मुसीबत आन पड़ी का? नहीं, बल्कि सारी पुरानी मुसीबतें खत्म हो गई। साफ साफ बोलो। ठाकुर के हथकंडे बेकार गए। ग्रोवर सेठ खुद ईसा भाई के घर गया और माफी मांगने लगा। अरे आगे बोलो, बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है। और ईसा भाई ने उन्हें माफ कर दिया। लो बोलो, कर लो बात। अरे उसे माफ नहीं, उसे तो लात मारना चाहिए था। भैया, अगर कोई आदमी कदमों में गिरे तो उसे लात कैसे मार सकते? उसे तो माफ करना ही पड़ेगा ना। अरे सुना कल्लू, हमारी बहन कितनी अक्लमंदी की बातें करती है। अब सारे दिन मेरी बातें करते रहेंगे या काम की बात भी करेंगे? भाई हम तो सारा दिन काम ही करते हैं। बोलिए क्या काम करना है? हमें दुकान जाना है, ईसा भाई माल लेकर वहाँ पहुँचते ही होंगे। हाँ ठीक है, अगर आप कहती हैं तो हम चलेंगे। लेकिन एक बात पूछूं, ग्रोवर ईसा को माल देगा? माल देगा क्या मतलब? ग्रोवर ने ईसा को माल दे दिया है भाई। राम राम। राम राम। आप यहाँ? हाँ, माल तो सिर्फ टैक्सी में पड़ा है। दरअसल क्या है कि वक्त कम है और काम ज्यादा है, तो हमने सोचा कि राम दुलारे और उनके सब कारीगरों को साथ ही लेते चला। तो चले? हाँ जरूर चलते हैं। अरे भाई मोहन, गंगू, घसीटा, चलो भाई सब लोग चलिए। अरे भाई जल्दी आओ। ठाकुर साहब। अच्छा, तो आप श्रीमान ग्रोवर साहब, कहिए यहां कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, बोला मैं आपको छोड़कर कहां जा सकता हूं, आना तो यही था। तो आपका काम हो गया? हाँ ठाकुर साहब। ईसा भाई को आपने माल दे ही दिया? पहुंचा दिया ठाकुर साहब। तो अब यहां क्या करने आए हो? ठाकुर साहब, वो तो मैंने एक सियासी दांव खेला है। दांव? हमारे साथ? नहीं ठाकुर साहब, भला मैं आपके साथ दांव कैसे खेल सकता हूं? ईसा भाई से मैंने माफी इसलिए मांग ली थी ठाकुर साहब, क्योंकि हमारी पोजीशन वीक पड़ गई थी। किसी के सामने सर झुकाकर हार मान लेने से अच्छा होता है ठाकुर साहब कि आदमी हाथ जोड़कर माफी मांग ले, क्योंकि जब आदमी माफी मांगता है तो कोई नहीं देखता, लेकिन जब आदमी हार मानता है तो सारी दुनिया देखती है ठाकुर साहब। और माफी मांगने की बात सिर्फ माफ करने वाला या माफी मांगने वाला जानता है। अच्छा, तो तू मुझसे ये कहने आया है कि दुश्मन के कदमों पे गिर के तूने माफी मांग ली है? शर्म नहीं आई तुझे? शर्म आई थी ठाकुर साहब। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें धंस जाऊं। धंस क्यों नहीं गया उस जमीन के अंदर तू? वो इसलिए ठाकुर साहब क्योंकि मेरी शर्म नफरत में बदल गई थी। उस लड़की ने मुझे सांप कहा है ठाकुर साहब, और भगवान कसम मैं सांप बनकर एक दिन उसे जरूर ठसूंगा। कौन थी वो लड़की? प्रगति ठाकुर साहब, प्रगति। प्रगति? हाँ ठाकुर साहब, आप चाहे तो उसे माफ कर सकते हैं, मगर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मुझे सांप कहा है ठाकुर साहब, सांप। अच्छा ग्रोवर, तो ये बात है। ग्रोवर, हमने तुम्हारा नाम तो
दोस्तों की लिस्ट से काट ही दिया था, लेकिन प्रगति के दुश्मन बनकर तुम हमारे दोस्त बन गए हो। चलो इस खुशी के मौके पर हम तुम्हें ऐसी जगह लेके चलते हैं जहां हर गम का इलाज है। ठाकुर साहब, मैं तो आपके साथ जहन्नुम में भी जाने के लिए तैयार हूं। जहन्नुम से तो हमने तुम्हें निकाला है, आओ अब तुम्हें जन्नत दिखा दूं। चलिए ठाकुर साहब। नम्रता, तुमने विशाली जैसी सेक्रेटरी इस आश्रम में रखकर, इस आश्रम में ही नहीं मुर्दा शरीरों में भी जान फूंक दी। अरे सुना तुमने वैशाली, सोडी साहब तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? सोडी साहब, गुलाब के नीचे जो मिट्टी होती है उसमें से भी गुलाब की खुशबू पैदा हो जाती है। भाई वाह नम्रता, तुम्हारी सेक्रेटरी में तेज भी बहुत है और लगता है ये खुद भी बहुत तेज है। अरे ठाकुर साहब, आइए आइए, हमारे तो इस आश्रम के आज भाग खुल गए। आप बुलाएं और हम ना आए। ठाकुर साहब, सोडी साहब कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं भाई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। बस यूं ही ठाकुर साहब, थोड़ा मसरूफ था। ये बताइए आप हमारा काम कब कर रहे हैं? आप हुक्म कीजिए ठाकुर साहब, बंदा हाजिर है। भाई सोडी साहब की हमें बातें बहुत अच्छी लगती हैं और नम्रता के साथ हमारे संबंध बड़े पुराने हैं। ठाकुर साहब, संबंध तो बहुत पुराने हैं, मगर शायद आप ही भूल गए हमें। हम कहां भूले आपको, अब क्या करें, उम्र का भी तकाजा है और बेटा भी जवान हो गया है। बेटा तो जवान होगा ही, बड़ी कम उम्र में शादी जो हुई थी आपकी। वैसे माशाअल्लाह आप तो आज भी जवान दिखते हैं। अरे अब खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। अच्छा तो ठाकुर साहब, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा सोडी साहब। ठाकुर साहब, ये मेरी नई सेक्रेटरी है वैशाली, बड़ी ज़हीन, काबिल और मिलनसार है। नमस्ते ठाकुर साहब। हमारे करीब आओ। भाई बड़ी ही खूबसूरत है तुम्हारी ये सेक्रेटरी। जितना सुंदर चेहरा है उतना ही सुंदर नाम है इनका, वैशाली, आपकी वैशाली। अरे हमारी काहे की, ये आश्रम भी आपका है और हम सब भी आप ही के हैं। नम्रता, आप ही की तो बदौलत ये ठाकुर सर उठा के चलता है इस जमाने में। और आप जैसे कद्रदानों की बदौलत ही तो रौनक है इस आश्रम की। अरे हम तो भूल ही गए भाई, ये हमारे दोस्त हैं ग्रोवर साहब। नमस्ते भाई, हमारे खास मेहमान हैं ये। ठाकुर साहब, आपके खास मेहमान हैं तो आज से हमारे भी खास मेहमान हो गए। भाई इनके खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं वैशाली जी, अरे भाई अपने नए मेहमान की कुछ खातिर वातिर करो। आइए ग्रोवर साहब। आइए। और सुनाओ नम्रता, कैसा चल रहा है आश्रम? ठाकुर साहब, लगता है इस आश्रम को किसी की नजर लग गई थी, और आप तो जानते हैं उस जलील लड़की प्रगति को। हाँ, हमने सुना है उसके बारे में। पता नहीं विनोद ठाकुर से उसकी क्या दुश्मनी है जो वो उनकी बर्बादी पर तुली हुई है। इसमें गलती तो हमारी है, हमने उड़ने से पहले उस चिड़िया के पर नहीं काटे। लेकिन हमारा नाम भी है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। चाहे वो कितनी ऊंची उड़ान क्यों ना उड़ ले, एक दिन हम उसके पर जरूर नोच लेंगे। ठाकुर साहब, आपकी मंजिल प्रगति है और मेरी मंजिल भी प्रगति है। उसकी बर्बादी में आप मुझे भी शामिल कर लीजिए। जिस दिन उसकी बर्बादी होगी
खूब जश्न मनाऊंगी मैं उस दिन। इस आश्रम में खूब रोशनी करूंगी मैं, खूब हंसूंगी मैं, कह कह लगाऊंगी ठाकुर साहब, कह कहे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अरे बलदेव जी, अभी आपने मोदी के दिल को नहीं देखा। मैं वो रुपये और पैसों के पीछे भागने वाला आदमी नहीं हूं। मेरी तो उसके साथ जमती है जो आदमी अच्छा है। हाँ हाँ, बाकी ठीक ठाक है। अच्छा ठीक है। अरे कहाँ गई थी? बस सर, अपनी सहेली शालिनी के यहाँ गई थी। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिजनेस के बारे में तो नहीं? बिजनेस? मुझे आपके बिजनेस से क्या लेना देना है? ठीक है, कहीं ये बात बेटी के बारे में तो नहीं? क्यों? मैं क्या बेटी के बारे में बात नहीं कर सकती? मैं क्या उसकी दुश्मन हूँ? अरे मैंने ये नहीं कहा। तुम उसकी दुश्मन नहीं हो, माँ हो उसकी। वैसे मुझे बेटी के बारे में भी बात नहीं करनी है। चलो, दिल को तसल्ली हो गई। बैठो 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 और बताओ क्या बात है। वो रंजीत है ना? रंजीत? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी सहेली का बेटा। हाँ, वही। आप उसे अपनी फर्म में क्यों नहीं रख लेते? रख लेते? अरे वो आदमी है या कोई सामान है? रख लेते मतलब क्या? आप मेरी हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। मैं तुम्हारा पति हूँ, इतना तो हक है मुझे। हूँ ना पति? हाँ बोलो रंजीत की क्या बात है? असल में मैं ये कह रही थी कि रंजीत को आप अपनी फर्म में नौकरी दे दें। नौकरी? रंजीत को? हाँ। अरे उसे नौकरी की क्या जरूरत है? बड़े बाप का बेटा है वो। उसका बाप उसके लिए बहुत सारा धन छोड़ गया है। वो सब तो ठीक है, मगर वो आपके पास काम करेगा तो उसे तजुर्बा मिलेगा और उसे कुछ सीखने को भी मिलेगा ना। अच्छा ये बात है। हाँ। ठीक है, उसे भेज देना मेरे पास। हाँ? भेज क्या दूं? वो तो यही है। यही है? क्या मतलब? मैं उसे अपने साथ ही ले आई थी। अरे तो कहाँ खड़ा किया है? बुला लो उसे। अरे हाँ ठीक है। देखो तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। अरे आप तो ऑफिस ही जा रहे हैं ना? हाँ। तो इसे भी साथ ले जाइए ना। हाँ ये भी बात ठीक है, तुम साथ में चलते। गिव मी 2 मिनट्स, मैं कॉल कर लेता हूँ। तब तक बैठो। हेलो राजेश। हेलो डॉक्टर अनिल, प्लीज कम इन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है राजेश, तुमने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया है? भाई पहले बैठो तो सही। हाँ थैंक्स। हाँ अब बताओ। अनिल, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? इसमें क्या है? इसमें जो कुछ भी हो, मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम इसे सिर्फ घर जाकर ही खोलोगे। मगर ऐसा इसमें क्या है? अगर मैं तुम्हें बता सकता तो तुम्हें ये क्यों कहता कि इसे सिर्फ घर जाकर ही खोलना। हाँ, मगर मैं तुम्हें एक प्रॉमिस जरूर करता हूँ, इसमें जो कुछ भी है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। राजेश, इसमें कुछ मेढक वेढक तो नहीं है? आगे ठहरे ना डॉक्टर, मगर ये तुम्हारी बायोलॉजी क्लास नहीं है। थैंक यू सो मच राजेश। यार मैं भी तुमसे बहुत दिनों से एक बात पूछना चाह रहा था। पूछो। ये मीना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है साहब, बहुत नेक ख्याल है। नहीं, मेरा मतलब है वो किस टाइप की लड़की है, उसका नेचर कैसा है? अब मीना के नेचर के बारे में मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहूंगा कि वो बहुत ही खुश मिजाज, हंसमुख और अच्छे स्वभाव की लड़की है। अनिल, मीना की खासियत यह है कि एक अमीर बाप की इकलौती बेटी होने के बावजूद उसमें घमंड बिल्कुल नहीं है। दूसरों के लिए बहुत इज्जत है उसके दिल में। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। पढ़ी लिखी है इसलिए अच्छी बुरी की समझ है उसको। मगर तुम तो उसे उतनी ही अच्छी तरह से जानते हो जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। अरे भाई, डॉक्टर हो उसके। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।